जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर। ये कहने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति कि मोदी से कर लूंगा बात लेकिन ट्रंप से नहीं करूंगा, ये कहते हुए दोस्तों कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला दिया फोन। पीएम मोदी से हुई बात। ब्राजील और भारत ने दोस्तों अमेरिका का काट निकालने के लिए ट्रंप को तगड़ा जवाब देने के लिए नई प्लानिंग तैयार कर ली है दोस्तों। रातों रात आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर। तो वहीं अगली खबर जो आपको बताएंगे दोस्तों, आप भी कहेंगे मित्र हो तो ऐसा। दोस्तों भारत आना तो चाहते हैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन लगे हाथों दोस्तों उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% वाले टैरिफ पर पहली बार बड़ा और तगड़ा रिएक्शन दिया है दोस्तों। बड़ा बयान दिया है, वो भी तब जब गाजा के साथ युद्ध में लगातार डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे में बिना कुछ सोचे समझे दोस्तों उन्होंने बता दिया कि मित्र मित्र ही होता है, चाहे मित्र का दुश्मन मेरा मित्र ही सही, लेकिन फिर भी मित्र के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। वाकई में दोस्तों इजराइल के इस बयान से आप भी कहेंगे कि दोस्त हो तो ऐसा। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप को चौतरफा घेरने के लिए भारत दोस्तों क्या नहीं कर रहा आपको बताएंगे। बीते रात व्लादिमीर पुतिन से मिले अजीत डोभाल जी। जी हाँ, रूसी तेल खरीद पर दोस्तों कौन सा बड़ा फैसला लेने वाला है अपना भारत, जो डोनाल्ड ट्रंप की हालत कर देगा पस्त। जी हाँ, तो वहीं ट्रंप की टैरिफ दादागिरी के खिलाफ खुलकर बोला चाइना, खुलकर किया भारत का समर्थन। तो वहीं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली है सबसे बड़ी मुलाकात, जिस मुद्दे पर रहने वाली है पूरी दुनिया की नजर बताएंगे इस देश में होगी इन दोनों की मुलाकात। तो वहीं रशिया यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान की एंट्री पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन किया आसिम मुनीर को तलब, दोबारा बुलाया अमेरिका। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बिना स्किप किए बीच में दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र नीति और स्वतंत्र विदेश नीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की कूटनीति अगर ऐसी ही रही तो आने वाले समय में भारत को सुपर पावर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से रह रहकर भारत को टैरिफ का दिखाया जा रहा डर अब उनके लिए ही परेशानी का कारण बनता जा रहा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाजियो लुला दा सिल्वा की, जिन्होंने बीती शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया फोन। पहले तो उन्होंने ब्रिक्स में बिताए समय को याद किया, उसके बाद दोस्तों लुला दा सिल्वा मुद्दे पर आए और मुद्दा था ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ। जबकि ब्राजील ने बोले तो उनके राष्ट्रपति ने कसम खाई थी कि वो ट्रंप से बातचीत नहीं करेंगे, चाहे वो पीएम मोदी से बात कर लें, रशिया से बात कर लें या फिर चीन से बात कर लें, लेकिन ट्रंप से बात नहीं करेंगे। ऐसे में दोस्तों अब वो अपने व्यापार को भारत के साथ तलाशते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बता दें ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य और एक तरफा टैरिफ लगाए जाने पर चर्चा की है। ब्राजील और भारत अब तक दो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। हमने साथ मिलकर काम करने और मौजूदा स्थिति की चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया है। तो वही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा, जो आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति लुला के साथ अच्छी बातचीत हुई। ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एक महत्वपूर्ण जन केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति यानी लुला दा सिल्वा उनको टैरिफ पर बात करने के लिए फोन कर सकते हैं। हालांकि ब्राजीली राष्ट्रपति ने ट्रंप की ये पेशकश ठुकरा दी थी और ट्रंप को ना फोन करके दोस्तों उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी को फोन करके व्यापार की बात की है। दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसको भारत के लिए भी बहुत अच्छा संकेत मान सकते हैं, क्योंकि भारत के पास एक नया ऑप्शन खुल गया दोस्तों ब्राजील का, ताकि अपना भारत ब्राजील के साथ और ज्यादा प्रोफाउंड होकर और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होकर के डील कर सकता है, जो कि ट्रंप को बहुत बड़ा झटका देने वाला है अपना भारत और ब्राजील। जी हाँ, और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, भारत ने ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी पर जो जवाब दिया है उसका संदेश साफ है कि भारत की तरफ से दिए गए
जवाब को देखेंगे तो इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका के टैरिफ की भारत को कोई चिंता नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का खुद आत्मनिर्भर बनना है, चाहे वो रक्षा का मामला हो या सुरक्षा का। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है दोस्तों कि अमेरिका से डील की किसी भी डेडलाइन की चिंता भारत में दिखाई नहीं दे रही है और सरकार की तरफ से साफ संदेश जा रहा है कि भारत प्रेशर में आने वाला नहीं है, ना ही प्रेशर में आकर कोई डील करेगा। इसके साथ ही भारत ट्रंप की मंशा भी अच्छी तरह से समझ रहा है कि अमेरिका भारत के पूरे बाजार में बेरोक टोक एक्सेस चाहता है, जो किसी हाल में भारत देने को तैयार नहीं है। दोस्तों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम देश के किसानों के साथ, किसानों के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, मछुआरों के क्षेत्र में कोई भी समझौता नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम सेक्रीफाइस यानी बलिदान देने को भी तैयार है, लेकिन हम अपने देश के इन क्षेत्रों के साथ समझौता कतई भी नहीं करेंगे। तो वहीं आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप के 50% इस टैरिफ पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पहला बयान देकर दोस्तों भारत को गदगद कर दिया। बता दें यह मुद्दा दोस्तों ऐसा यूनिवर्सल बन चुका है जिस पर हर किसी की नजर है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी गुरुवार को कहा कि टैरिफ मुद्दे को सुलझाना भारत और अमेरिका के हित में बहुत जरूरी है। उन्होंने जल्द ही भारत आने की इच्छा भी जताई। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद से निपटने जैसे क्षेत्रों में भारत इजरायल सहयोग बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान दोस्तों 7 अगस्त को ही भारत के राजदूत जेपी सिंह से मुलाकात के बाद आया। शाम में नेतन्याहू ने भारत के राजदूत के साथ मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, विशेष रूप से सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। ये बैठक यरूशलेम स्थित नेतन्याहू के कार्यालय में हुई। दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच इस टैरिफ को लेकर खुले तौर पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का खुलकर समर्थन किया। कहा भारत हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है, हम भारत के साथ हैं। नेतन्याहू ने भारत के साथ अपने संबंध को काफी गहरा बताया। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही भारत दौरे पर जाने की सोच रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों अमेरिका और इजरायल के बीच भी दोस्ती बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि इजरायल पर अगर कुछ भी बीतती है दोस्तों तो अमेरिका उसका साथ देता है। ऐसे में कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने भारत और अमेरिका की दोस्ती बनी रहे ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दो बेहतरीन दोस्त है, दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। इस बैठक को लेकर इजरायली पीएम के सोशल मीडिया पर लिखा गया कि प्रधानमंत्री और भारतीय राजदूत ने द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार, खास तौर पर सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ट्रंप जिस देश पर गुस्सा करते हैं, अगर उस देश पर कोई ट्रंप का दोस्त समर्थन दिखा दे या बयान दे दे ऐसा जो उस गुस्से वाले देश को सपोर्ट करता हो, तो कहीं ना कहीं ट्रंप भी उस तीसरे दोस्त से नाराज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इजरायल ने इसकी परवाह ना करके दोस्तों उन्होंने भारत का समर्थन किया, भारत के लिए बयान दिया, जो वाकई में ये दर्शाता है कि इजरायल को, नेतन्याहू जी को फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप बुरा मान जाएंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन उनको जो कहना है अपनी मन की बात उन्होंने कह दी। दोस्तों अब आप ही इमेजिन कर सकते हैं ट्रंप को पता है कि भारत के साथ टैरिफ वॉर चल रहा है, इस बीच इजरायल जो हमारा बेहतर दोस्त है उसने कैसे कह दिया कि हम भारत की यात्रा पर जाएंगे। नेतन्याहू ऐसे कैसे भारत की यात्रा पर जा सकते हैं जबकि हम तो नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। तो इस पहलू के तहत ट्रंप दोस्तों कहीं ना कहीं नेतन्याहू पर फायर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों नेतन्याहू ने भारत का समर्थन दिया और ऐसा बयान दिया। इसके लिए आप लोग थैंक यू नेतन्याहू जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बताते हैं गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को ये देखना है कि रशिया की मदद सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो उसको दोस्तों यूएई पर ये टैरिफ लगाना चाहिए था, लेकिन इस मुद्दे पर वो पूरे तरीके से खामोश है। दोस्तों भारत से भी ज्यादा यूएई जो है वो रशिया की मदद करता है, तब भी यूएई के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप पूरे तरीके से खामोश है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रशिया से कच्चा तेल आयात करने का आरोप लगाकर 50% का टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और रशिया के साथ मध्य यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद व्यापार में भारी बढ़ोतरी हुई और यूएई द्वारा रशिया की लगातार मदद किए जाने के बावजूद ट्रंप आंखें मूंदे बैठे हैं। खुद अमेरिका के अपने बिजनेस चैनल सीएनबीसी ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में इस रवैये पर सवाल उठा दिया। दोस्तों रशिया के व्यापार मंत्रालय के मुताबिक 2022 में रशिया यूएई व्यापार 68% बढ़कर $9 अरब तक पहुंच गया। दोनों देशों के मध्य बढ़ रहे द्विपक्षीय व्यापार के बीच यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन
पुतिन के साथ बातचीत में कहा कि रशिया और यूएई के बीच व्यापार 11.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और यह हम चाहते हैं कि ये आंकड़ा द्विपक्षीय स्तर पर और यूरेशियन देशों के साथ अगले 5 वर्षों में दुगना हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के संबंध तेजी से विकसित हो रहे हैं। रशिया और यूएई ने 2018 में एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे और तब से उनके नेताओं के बीच कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी WA के मुताबिक ये यात्रा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित है और आर्थिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उपायों के साथ साथ साझा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत के लिए की गई है। दोस्तों, यूएई लंबे समय से अमेरिका का करीबी सहयोगी और एक प्रमुख सैन्य व खुफिया साझेदार रहा है। यूएई ने यूक्रेन युद्ध पर आधिकारिक रूप से किसी का पक्ष नहीं लिया। उसने शांति और संघर्ष समाप्त करने की अपील की है। साथ ही उसने रशिया पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों में भी हिस्सा नहीं लिया है। यूएई मध्य पूर्व में रशिया का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भी बन गया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी बढ़ोतरी हुई है। यूएई ने रूसी अरबपतियों और सैनिक भर्ती से भागे रूसी नागरिकों को शरण दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में लगभग 4000 रूसी कंपनियां काम कर रही हैं और दोनों देश के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, अमेरिका इस पर कोई टैरिफ नहीं लगा रहा। इस पर पूरे तरीके से चुप्पी साधे बैठा है दोस्तों, जबकि भारत से काफी ज्यादा मात्रा में रशिया के साथ व्यापार करता है दोस्तों यूएई। क्या आप इसका कारण जानना चाहेंगे? दोस्तों, इसका एक कारण ये हो सकता है कि अबू धाबी ने रशिया और पश्चिमी शक्तियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। जी हाँ, यूएई ने विरोधी पक्षों के बीच संचार को सुगम बनाया है और रशिया यूक्रेन युद्ध में अब तक 4181 कैदियों की अदला बदली करवाई है। यूएई की अमेरिका के साथ व्यापारिक साझेदारी भी मजबूत है। अमेरिका की एआई और टेक कंपनियों में अबू धाबी का निवेश लगातार बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मई में खाड़ी यात्रा के दौरान अमेरिका और यूएई के बीच कई बड़े समझौते भी हुए हैं। मार्च 2025 में अबू धाबी ने अमेरिका में 10 वर्षों के लिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर के निवेश ढांचे की घोषणा की है। अगर ट्रंप यूएई पर टैरिफ वाला एक्शन लेता है जैसा कि उसने भारत के साथ किया है, तो इसका सीधा सीधा घाटा दोस्तों अमेरिका को ही पहुंचेगा और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है यूएई के मुद्दे पर। दोस्तों, हम यूं ही डोनाल्ड ट्रंप को कह ले या फिर अमेरिका को दोगला देश नहीं कहते। इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड फॉलो करने वाला देश दूसरा है ही नहीं। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ दोगली नीति को अपनाता है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में अमेरिका दोगला देश है तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन से मिले अजीत डोभाल जी। जी हाँ, भारत के कहने से अजीत डोभाल ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। क्रेमलिन में गुरुवार को पुतिन ने डोभाल का स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। रूसी मीडिया ने इस बैठक की जानकारी दी है। जी हाँ, बताया गया है कि डोभाल ने बैठक में बाहरी दबाव के बावजूद रशिया के साथ सभी मोर्चों पर सहयोग जारी रखने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता दोहराई है। डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। इस बैठक में डोभाल के साथ साथ भारतीय राजदूत विनय कुमार भी थे। अजीत डोभाल जी ने गुरुवार को रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। डोभाल ने शोइगु के साथ बैठक में कहा कि वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी की भारत यात्रा के लिए उत्साहित हैं। इसकी तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद सपोर्ट के लिए रूसी राष्ट्रपति का धन्यवाद भी दिया। शोइगु ने डोभाल से बैठक में एक नई निष्पक्ष विश्व व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। दोस्तों, अजीत डोभाल जी का रशिया ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब आप जान ही रहे हैं कि ट्रंप भारत पर लगातार टैरिफ वॉर छेड़े हुए हैं, क्योंकि भारत दुनिया में चीन के बाद रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को अनुचित बताते हुए सिरे से खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह है, भारत अपने आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ को रशिया ने भी नाजायज बता दिया है। ऐसे में इस दौरे पर भारत, रूस और अमेरिका ही नहीं दुनिया की नजरें हैं दोस्तों। यानी कि भारत के इस बयान और रवैये से आप कह सकते हैं कि तेल खरीद में कोई भी कमी नहीं आने की।
तो वहीं चीन ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नीति को जमकर लताड़ लगाई। बता दें, चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में कई देशों पर लगाए गए टैरिफ के बाद बड़े बयान में अमेरिका की दादागिरी का खुलासा किया और कहा कि धौंस जमाने वालों को अगर थोड़ी सी भी ढील दे दी जाए तो वे इसका फायदा उठाने लगते हैं। जी हाँ, भारत में चीनी राजदूत जू फेई होंग ने गुरुवार को ट्रंप का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। चीनी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गिव एन इंच टू बुली ही विल टेक अ माइल, यानी धौंस जमाने वाले को थोड़ी सी भी ढील दे दो तो वे सिर से बैठने लगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल का भी हिस्सा शेयर किया। हालांकि दोस्तों, भारत के रवैये से आप कह सकते हैं कि भारत पीछे तो नहीं हटने वाला, लेकिन बात यहाँ पर आकर रुक रही है कि क्या अपना भारत RIC ग्रुप में शामिल होगा, क्या चीन के साथ शामिल होगा अपना भारत, जिसमें रशिया और चीन दोनों साथ हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भी बार बार भारत को शामिल करने की कवायद लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ा और तगड़ा जवाब होगा, क्योंकि उसके डॉलर को बॉयकॉट कर दिया जाएगा, एक अलग करेंसी बनाई जाएगी जिसमें ये लोग डील करेंगे, फिर डॉलर का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, जिससे कि अमेरिका पर निर्भरता पूरे तरीके से, पश्चिमी देशों पर निर्भरता पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत और चीन सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक रूप से टकराते रहे हैं, लेकिन जब दोनों ही एक ही ताकतवर के निशाने पर होते हैं तो पुरानी प्रतिद्वंदिताएं भी खत्म नहीं होती बल्कि रुक जाती हैं। चाहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो या G20 बैठकें, दोनों देशों ने तेल व्यापार प्रतिबंध हो और बहुध्रुवीयता पर अपने रुख में समन्वय स्थापित करना शुरू कर दिया है। भारत, रशिया, चीन के बीच कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है, कोई आपसी रक्षा समझौता नहीं है, कोई हस्ताक्षरित आर्थिक गठबंधन नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव वास्तविक बना हुआ है और अविश्वास गहरा है, लेकिन ट्रंप ने जो बनाया है वो साझा दबाव है। ऐसे में दबाव से तालमेल बनता है, भले ही अस्थायी क्यों ना हो। दोस्तों, रशिया जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को बड़े ही आराम से फुर्सत में बैठकर देखता नजर आ रहा है। वो दोनों देशों को लंबे समय से निष्क्रिय पड़े रशिया, भारत, चीन यानी RIC ढांचे की ओर धकेलने में लगा हुआ है। RIC का विचार नया नहीं है, ये 2000 के दशक की शुरुआत से ही चलन में है, लेकिन ट्रंप की बदौलत ये फिर से प्रचलन में आ गया है। रशिया ने RIC को नाटो और क्वाड जैसे अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधनों के वैकल्पिक ध्रुव के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। चीन का रुख भी इसके विपरीत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी इसे खारिज नहीं किया है, लेकिन हाँ भी नहीं भरा है। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव को दर्शाता है। दोस्तों, बेशक कोई भी इसे प्रेम त्रिकोण नहीं मान रहा है, भारत और चीन अभी भी हिमालय के पार एक दूसरे को घूरते रहते हैं, लेकिन ट्रंप फैक्टर ने पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच बातचीत को न केवल जरूरी बल्कि रणनीतिक भी बना दिया है। ये दोस्ती नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। ऐसे में हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या भारत को हामी भर देनी चाहिए, क्या RIC वाले ग्रुप में आई को जुड़ जाना चाहिए, इंडिया को जुड़ जाना चाहिए? क्या है आपकी राय दोस्तों, क्या है जवाब? जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें यहाँ तक कि ईरान भी भारत के समर्थन में खुलकर सामने आया है। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत ने अमेरिका पर अर्थव्यवस्था को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा दिया। ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने कहा है कि अमेरिका उन देशों के ऊपर दबाव को हथियार बनाता रहा है जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। ईरानी राजदूत ने यह भी कहा कि ट्रंप का हालिया फैसला केवल भारत के बारे में नहीं है, असलियत में कोई भी देश इस आर्थिक हमले से सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अगर हम आपको अपनी पर्सनल राय बताएं तो एक ही नियम है, जो जितना झुकेगा उतना ही घाटे में रहेगा, इसीलिए झुकना नहीं है। जी हाँ, और भारत ने ऐसा साफ भी किया है कि ऐसे राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा और यही होना भी चाहिए एक देश के सर्वोपरि नेता होने के नाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान का समर्थन देते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, वी सपोर्ट जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, पुतिन को मनाने आ रहे हैं ट्रंप, खाड़ी के इस देश में होगी सबसे बड़ी मुलाकात। जी हां, भारत पर टेडी बम फोड़ने वाले ट्रंप रशिया के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। अब वो खुद पुतिन से मिलने आ रहे हैं। ये मुलाकात खाड़ी देश UAE में हो सकती है, इसकी जानकारी खुद रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से दी गई है। दुनिया की यह सबसे बड़ी मुलाकात अगले सप्ताह ही प्रस्तावित है। हालांकि ट्रंप की धमकी और अल्टीमेटम के बाद एकदम से पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हो जाना, ये माना जा रहा है कि वो पुतिन को मनाने के लिए आ रहे हैं। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को 50 दिन का
अल्टीमेटम दिया था दोनों नेताओं की बातचीत में। जब पुतिन ये ऐलान किया कि रशिया अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहेगा, तो ट्रंप ने इसे घटाकर 10 दिन कर दिया था। ये 10 दिन कब के पूरे हो चुके हैं, मगर ट्रंप ने अब इस अल्टीमेटम पर चुप्पी साध ली है। सबसे खास बात यह है कि इस अल्टीमेटम के दौरान पुतिन ने यूक्रेन पर और ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बावजूद ट्रंप पुतिन से मुलाकात करने को राजी हो गए। इस मुलाकात के लिए यूएई को चुना गया है। दोनों नेता अगले सप्ताह की शुरुआत में अगले हफ्ते एक दूसरे से मिल सकते हैं। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुद यूएई में संभावित मुलाकात होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ही अमेरिकी समक्ष ट्रंप के साथ बैठक के लिए उपयुक्त हो सकता है। क्रेमलिन ने अगले सप्ताह की शुरुआत में ये मुलाकात होने की संभावना जताई है। तो दोस्तों उधर आपको बता दें, इतना ही नहीं, रशिया यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान की हुई एंट्री। जब ट्रंप को पता चला कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रशिया की मदद कर रहा है पाकिस्तान अपने हथियारों के साथ और अपने सैनिकों के साथ, तो भड़कते हुए ट्रंप ने फौरन आसिम मुनीर को तलब किया है। बता दें, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया है कि पाकिस्तान की मर्सिनरी आर्मी यानी पेड आर्मी यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही है। मुनीर ने अपनी गला काट ब्रिगेड को यूक्रेन भेजा है। हालांकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी रशिया का साथ दे रहा है। जेलेंस्की के इस दावे ने इस्लामाबाद से वॉशिंगटन तक में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान का मर्सनरी ग्रुप रशिया यूक्रेन जंग में शामिल हो चुका है? क्या पैसों की खातिर मुनीर ने अपनी गला काट ब्रिगेड को युद्ध में भेज दिया है? ऐसे में दोस्तों खुद आसिम मुनीर को दोबारा अमेरिका बुलाया गया है, यानी अमेरिका ने न्योता दिया है कि भैया फिर से तुम एक बार आओ, इस बार तुम्हारी खटिया खड़ी करते हैं, या फिर कोई और भी मुद्दा हो सकता है दोस्तों। लेकिन जो अभी तक इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार एकदम से 1 महीने के अंदर ही ये दूसरी मीटिंग कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फिर चली एक बार गोली। 1 महीने में दूसरी बार हुआ यह अटैक। इस गैंग ने ली जिम्मेदारी। जी हां, कपिल शर्मा को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कॉमेडियन के कनाडा वाले कैफे पर एक बार फिर हमला हुआ है। ये 1 महीने में दूसरी घटना है। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो ने ली है। उनकी पोस्ट काफी वायरल हो रही है और इस पोस्ट में लिखा गया है कि जय श्री राम, आज जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे सरे में गोलीबारी हुई है, इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लो को लॉरेंस बिश्नोई गैंग देती है। अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे। हालांकि अभी तक इस पोस्ट की कोई पुष्टि नहीं की गई है, ना ही पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई बयान दिया है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा। दोस्तों, सीआरपीएफ के 23 जवानों को ले जा रही बस गिरी खाई में। 2 सैनिक की मौत की खबर है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 23 जवानों को ले जा रही बस एक गहरी खाई में गिर गई, जिससे 2 जवान की मौत हो गई, कई घायल हो गए। कण्वा बसंतगढ़ मार्ग पर चल रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोले तो सीआरपीएफ के वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। ये दुर्घटना उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र बसंतगढ़ के पास हुई है दोस्तों, जो दुर्गम और घुमावदार सड़कों के लिए जाना जाता है। वही बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़ी अत्याचार की खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदू लोगों को सपोर्ट करने वालों को धमकियां दी जा रही हैं। दोस्तों, पहले उन्हें हिंसा का शिकार बनाकर बेघर किया जा रहा है, फिर भूखा मरने पर मजबूर किया जा रहा है। जो हिंदू संगठन मदद के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है। हाल ही में हिंदू धर्म गुरु गोपीनाथ दास ब्रह्मचारी के साथ भी ऐसा ही किया गया। हालांकि उन्होंने मदद जारी रखी और ऐलान किया कि वे राहत कार्य करते रहेंगे। यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार में लगातार अल्पसंख्यकों पर, खास करके हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहा है और आज भी हो ही रहा है। इसी बीच दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।